गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का अगला व्याकरण देखने वाले हैं, अगला प्रकार देखने वाले हैं वाक्य के भेद। लास्ट वीडियो में हमने काल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, काल परिवर्तन के बारे में हमने देखा था। मैंने आपको होमवर्क दिया था, उम्मीद है आपने वो किया होगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम वाक्य के भेद में वाक्य यानी क्या यह देखेंगे। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों या भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करे वाक्य कहलाता है। क्या बताया गया है? वाक्य यानी क्या? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह यानी ठीक से किया गया समूह जो हमारे विचारों या भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। कई बार देखो आपके मार्क्स कट किए जाते हैं, क्या रीज़न बताया जाता है? आपने सेंटेंस कैसे बनाया है, ठीक से वाक्य नहीं बनवाया है। तो अगर आप ठीक से वाक्य शब्दों को ठीक से जोड़कर अगर वाक्य ठीक से जोड़ते हो और वो सार्थक शब्दों से उन व्यवस्थित समूहों से जो विचार जो भाव प्रकट होने वाले हैं वो पूरी तरीके से प्रकट हो रहे हो तो उसे हम वाक्य ऐसे कहते हैं। वाक्य के भेद दो है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, वाक्य के कितने भेद हैं? दो, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के इनमें उपभेद भी है। वाक्य के भेद में रचना की दृष्टि से 3 भेद है। ठीक है, साधारण वाक्य जिसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, ऐसे 8 प्रकार जो है वो अर्थ की दृष्टि से जो प्रकार है, भेद है, उसमें है। रचना की दृष्टि से 3, अर्थ की दृष्टि से 8। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम रचना की दृष्टि से ये जो वाक्य के प्रकार है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार है उन प्रकारों की जानकारी में सबसे पहला आता है सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कर्ता हो, वह एक विधेय यानी क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य यानी क्या? जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कर्ता और एक विधेय यानी क्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, करामत अली ने गाय को चारा खिलाया, रूपा की आंखें खुली। ये दोनों वाक्य अगर देखेंगे तो इन दोनों वाक्यों में क्या है कि करामत अली और रूपा ये दोनों क्या है? वाक्य के उद्देश्य है। बराबर है, करामत अली और रूपा ये दोनों क्या है? वाक्य के उद्देश्य है, कर्ता है। और खिलाया और खुली ये क्या है? दोनों क्रिया है। अतः ये जो ऊपर दिए गए वाक्य है ये कौन से है? सरल वाक्य है। सरल वाक्य यानी क्या? कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। उद्देश्य यानी कर्ता, विधेय यानी क्रिया। एक ही उद्देश्य और एक विधेय, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य ऐसे कहते हैं। यहाँ पर देखा हमने पहले सेंटेंस में करामत अली ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पर करामत अली क्या है? कर्ता है। और खिलाया क्या है? खिलाया क्या है? क्रिया है। दूसरे सेंटेंस में रूपा की आंखें खुली। रूपा कौन है? कर्ता है। और क्रिया क्या है? खुली ये है। तो रचना के आधार पर हमारा पहला प्रकार हमने देखा सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय यानी सरल वाक्य। ठीक है, अभी हम सेकंड देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में समानता के आधार पर 2 उपवाक्य, समानता के आधार पर यानी दोनों वाक्य कैसे होते हैं? समान होते हैं, समान दर्जा के, यानी एक श्रेष्ठ दूसरा आश्रित ऐसे नहीं होते। तो दोनों वाक्य कैसे होते हैं? समान होते हैं। समानता के आधार पर 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं। हमने समुच्चय बोधक अव्यय में देखा है कौन कौन से शब्द होते हैं, और, परंतु, अथवा, इसलिए, या, तथा आदि अव्ययों के योग से यह वाक्य जुड़ते हैं।
उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य यानी क्या? जिस वाक्य में समानता के आधार पर दो उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं वह संयुक्त वाक्य होते हैं। अभी कौन से समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं? और, परंतु, अथवा, इसलिए, या, तथा आदि ये जो अव्यय है, इन अव्ययों के योग से यह वह वाक्य जो है वो जुड़ते हैं। ठीक है। सरल वाक्य, पहला रचना के आधार पर सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय। ठीक है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, जिसमें दो समानता के आधार पर दो उपवाक्य होते हैं और उन्हें दो वाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़ा गया होता है, यानी और, परंतु, अथवा, इसलिए, या, तथा इन अव्ययों से जोड़ा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करामत अली ने गाय को चारा खिलाया और वह घर के बाहर चला गया। यहाँ पर देखेंगे करामत अली ने गाय को चारा खिलाया, यह पहला वाक्य है, और वह घर के बाहर चला गया, यह दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है, इसलिए यह क्या हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। रूपा की आंखें खुली और वह इधर उधर देखने लगी। यहाँ पर भी देखेंगे रूपा की आंखें खुली, यह पहला वाक्य है, वह इधर उधर देखने लगी, यह दूसरा वाक्य है। ठीक है। रूपा के आंखें खुली, पहला वाक्य, वह इधर उधर देखने लगी, दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है, इसलिए यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। दो उपवाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका की कुछ और ही बात होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, यह पहला वाक्य है। वाटिका की कुछ और बात होती है, यह दूसरा वाक्य है। ये दोनों वाक्य अगर हम देखेंगे तो इन दोनों वाक्यों को परंतु इस समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है, इसलिए यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट प्रकार है हमारा मिश्रित वाक्य। हमने सरल वाक्य देखा, संयुक्त वाक्य देखा, अभी हम देखेंगे मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य होता है। हमने संयुक्त वाक्य देखा, दोनों कैसे होते हैं? उपवाक्य होते हैं, समान दर्जा के होते हैं। लेकिन यहाँ पर मिश्रित वाक्य में, जिसे मिश्र वाक्य ऐसे हम कहते हैं, यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य यानी एक प्रधान, पहला जो है वो मेन उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, यानी दूसरा जो होता है वो पहले पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, ऐसा उपवाक्य हो तो उसे वह क्या कहते, वह कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। उदाहरण हम देखेंगे, जैसे ही करामत अली ने गाय को चारा खिलाया वैसे ही वह घर के बाहर चला गया। यहाँ पर देखो, पहला वाक्य है करामत अली ने गाय को चारा खिलाया, वह घर के बाहर चला गया। यहाँ पर जैसे वैसे से क्या किया गया है? ये पहला उपवाक्य है, ये आश्रित वाक्य है, तो इन दोनों वाक्यों को क्या किया गया है? जैसे वैसे से क्या किया गया है? जोड़ा गया है और दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनवाया गया है, इसलिए ये क्या है? मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य है। जैसे ही रूपा की आंखें खुली वैसे ही वह इधर उधर देखने लगी। रूपा की आंखें खुली, पहला वाक्य, वैसे ही वह इधर उधर देखने लगी। यहाँ पर जैसे वैसे का इस्तेमाल करके इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनवाया गया है, इसलिए ये क्या है? मिश्र वाक्य है। तीसरा है हमारा एग्जाम्पल, वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। यहाँ पर भी देखेंगे हम कि यहाँ पर वह झुंझला रही थी, यह उपवाक्य है, लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते, यह आश्रित वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को की से जोड़कर एक वाक्य बनवाया गया है, इसलिए यह क्या हुआ है? मिश्र वाक्य हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे वैसे कि इनसे क्या किया है? दोनों उपवाक्यों को जोड़कर एक बना दिया गया है, इसलिए यह उपयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर हमने रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है वह देखे। कौन कौन से वाक्य के प्रकार है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वह सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, दो उपवाक्य होते हैं और उन्हें समुच्चय बोधक से जोड़ा गया
होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्रित वाक्य। यहाँ पर एक उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है। दोनों को जोड़कर, दोनों को मिक्स कर कर मिश्र वाक्य बनता है। यह हमने देखा। संयुक्त में जो होता है वो हम समुच्चय बोधक से दोनों वाक्य जोड़ते हैं, ठीक है। मिश्रित वाक्य में उपवाक्य और आश्रित वाक्य जैसे वैसे कि वगैरह इनका इस्तेमाल कर कर क्या किया जाता है, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। उपवाक्य और आश्रित वाक्यों को जोड़ दिया जाता है और मिश्र वाक्य बनता है। यहाँ पर हमारा रचना के आधार पर जो प्रकार है 3 वह कंप्लीट हुए। अभी हम देखेंगे अर्थ के आधार पर जो भेद है वह देखेंगे। देखा जाए बच्चों तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वह 8 भेद कौन कौन से हैं वो हमने ऊपर नाम देखे हैं। अभी उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर पहला है हमारा विधानार्थक वाक्य, ठीक है। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, विधानार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। जिस वाक्य में वाक्य से किसी कार्य के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, विधानार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। कार्य होने या करने का हमें बोध होता है, वह विधानार्थक वाक्य। वह वृद्धा असहाय है, उसने काकी का हाथ पकड़ा, रात के 11 बज गए थे, मेहमानों ने भोजन किया, वह पृथ्वी पर पड़ी रहती थी। यहाँ पर हम 5 एग्जाम्पल हमने देखे। ये 5 एग्जाम्पल कैसे है, तो ये 5 एग्जाम्पल जो है यह इन 5 एग्जाम्पल से हमें यहाँ पर कार्य के होने का बोध हो रहा है कि वृद्धा कैसी है, असहाय है, उसने काकी का हाथ पकड़ा है, कार्य हुआ है हाथ पकड़ने का, रात के 11 बज गए हैं, 11 बजने का कार्य हुआ है। यहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया है, यानी भोजन करने का कार्य जो है उसके बारे में हमें पता चल रहा है। वह पृथ्वी पर पड़ी रहती थी, यानी पड़े रहने का जो कार्य था उसका हमें यहाँ पर बोध हो रहा है। अतः ये जो वाक्य है यह सारे कैसे है, विधानार्थक वाक्य है, ठीक है। अर्थ के आधार पर अभी हम वाक्य के प्रकार देख रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों में से ये पहला प्रकार है, कौन सा है, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, विधानार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। ये पहला हुआ। दूसरा प्रकार है हमारा निषेधार्थक वाक्य। अभी निषेधार्थक वाक्य किसे कहेंगे, कि जिस वाक्य से किसी बात के कार्य के न होने का बोध हो उसे हम कहते हैं निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखो हमने विधानार्थक वाक्य में क्या देखा कि कार्य होने या करने की सूचना हमें होती है उसे हम विधानार्थक कहते हैं। निषेधार्थक यानी जिसमें निषेध होता है, यानी नहीं ये होता है, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है, न होने का या न करने का बोध होता है, न होने या न करने का हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधार्थक वाक्य ऐसे कहा। वह वृद्धा असहाय नहीं है, उसने काकी का हाथ नहीं पकड़ा, यानी हाथ पकड़ने का कार्य हुआ था कि यहाँ पर नहीं हुआ था। रात के 11 नहीं बजे थे, यानी 11 बजने का कार्य अभी तक नहीं हुआ था। यहाँ पर जो है वो निषेध है, यानी ये बात कार्य नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, निषेधार्थक वाक्य है। चौथा उदाहरण है, मेहमानों ने भोजन नहीं किया। यहाँ पर हमने विधानार्थक में देखा था मेहमानों ने भोजन किया, यानी कार्य होने का वहाँ पर बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मेहमानों ने भोजन नहीं किया। यहाँ पर कार्य हुआ और हो रहा है क्या, नहीं। कार्य के बारे में कार्य जो है वो किसी बात भोजन करने का यहाँ पर हमें बोध हो रहा है क्या, कार्य होने का नहीं। तो ये क्या है, निषेधार्थक वाक्य है। वह पृथ्वी पर नहीं पड़ी रहती थी, यानी कार्य होता था क्या, पड़ी रहने का नहीं, इसलिए ये भी क्या है, निषेधार्थक वाक्य है, ठीक है। विधानार्थक वाक्य में याद रखो कार्य होने का बोध होता है, तो निषेधार्थक वाक्य में जो है वो कार्य न होने का बोध होता है, ठीक है। किसी बात के न होने या न करने का हमें बोध होता है, वह निषेधार्थक वाक्य होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा तीसरा प्रकार जो है उसकी ओर। तीसरा प्रकार है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। अभी प्रश्नार्थक वाक्य हम सबको पता है
कि जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। सिंपल है कि नहीं? जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है, यानी हमें यह समझ में आ रहा है कि इस वाक्य से क्या किया जा रहा है, किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नार्थक वाक्य ऐसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? यहाँ पर क्या किया गया है? प्रश्नार्थक चिन्ह भी दिया गया है। देखो, प्रश्नार्थक वाक्य में क्या किया जाता है? हमेशा प्रश्न चिन्ह दिया जाता है। अभी आप ये वाक्य के प्रकार समझ लेंगे। आपको परीक्षा में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कोई वाक्य दिया होगा और उसका आपको प्रश्नार्थक वाक्य में रूपांतर करना होगा। ठीक है, तो ऐसे समय में लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल भी, प्रश्नार्थक बनवाकर क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, वरना आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो प्रश्नार्थक वाक्य है तो इस चिन्ह को भी उतना ही महत्व है। यहाँ पर क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन मार्क। आपका पहला उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर भी क्या किया गया है? हमें यह समझ में आ रहा है कि इस वाक्य से क्या किया गया है? सामने वाले को सवाल किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, यह समझ में आ रहा है हमें, इसलिए यह वाक्य कौन सा है? प्रश्नार्थक वाक्य है। ठीक है। तीसरा, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। हमेशा प्रश्नार्थक वाक्य में अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। चौथा, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? जो पुराने साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? यानी यहाँ पर भी क्या किया गया है? प्रश्न पूछे जाने का हमें बोध हो रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, यह हमें समझ में आ रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नार्थक वाक्य ऐसे कहेंगे। विधानार्थक, जिसमें कार्य किसी बात क्रिया के होने या न करने की सूचना होती है, वो विधानार्थक। निषेधार्थक, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, निषेधार्थक। और प्रश्नार्थक, जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है या प्रार्थना का बोध होता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है या किसी प्रकार की प्रार्थना का बोध होता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। गाय बेच दो, यहाँ पर क्या किया गया है? आज्ञा दी गई है। ठीक है, अब उस तख्त को मोड़ दो, यहाँ पर भी क्या किया गया है? आज्ञा दी गई है। जल्दी जा, गाने को पूरा करो उमा, यहाँ पर बतलाया गया है, प्रार्थना की गई है कि तुम क्या करो? गाने को पूरा करो। आज्ञा दी गई है, प्रार्थना की गई है। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, यहाँ पर अनुमति कही गई है, प्रार्थना की गई है कि अब मुझे कह लेने दीजिए। यानी जिस वाक्य में किसी आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना या अनुमति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शैलेश जल्दी घर पहुंचो, यहाँ पर भी क्या किया है? आज्ञा दी गई है। 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दो, ये एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, यहाँ पर भी क्या किया गया है? आज्ञा दी गई है। ठीक है, तो जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना या अनुमति हो वह कौन सा होता है? आज्ञार्थक वाक्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रकार है हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें जिस वाक्य में किसी प्रकार के विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य या घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ओह कमबख्त ने कितने बेदर्दी से पीटा, यहाँ पर उसने दुख जो है वो दुख व्यक्त किया है। हाँ 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 हाँ, तकल्लुफ किस बात का? यहाँ पर हंसते हुए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। अबे धीरे धीरे चल, यहाँ पर भी जो है वो उन्होंने क्या किया है? अपना जो है वो गुस्सा, घृणा जो है वो दिखाई है। अभी ठहरो बेटी,
यहाँ पर भी जो है उनके मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। यानी जिस वाक्य से किसी भी प्रकार का हर्ष, दुख, आश्चर्य या घृणा आदि का हमें बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य ऐसे कहते हैं। ठीक है, अभी अगला प्रकार हम देखेंगे संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का कई संकेत का बोध होता है उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। यानी किसी प्रकार का संकेत हो, ऐसे हमें समझ में आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, संकेतार्थक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य ऐसे कहते हैं। इसमें वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है। संकेतवाचक में वाक्य में किसी संकेत या अपेक्षा का बोध होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे। यह जो तस्वीर टंगी हुई है वह उसी ने बनाई है। यहाँ पर उस तस्वीर की ओर संकेत किया है कि वो बनाई है, वो उसी ने बनवाई है। जो हमें हम शौक से करना चाहते हैं वह इसी ने बनाई है। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, संकेत किया गया है, क्या करेंगे। बहन यदि कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ पर भी जो है संकेत दिया गया है कि बहन यदि कहे, अगर बहन कहती है तो मैं क्या करूँगा, आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ पर संकेत दिया गया है। यानी पर जिस वाक्य से किसी संकेत या अपेक्षा का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इच्छावाचक वाक्य हमारा 7वां प्रकार है, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इसे इच्छार्थक वाक्य ऐसे भी कहते हैं। जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट हो या आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह उदाहरण हम देखेंगे। तुम विजय प्राप्त करो। यहाँ पर क्या की गई है, आशीर्वाद दिया गया है, तुम शुभकामनाएं दी गई है, इच्छा व्यक्त की गई है कि तुम क्या करो, विजय प्राप्त करो। खुदा करे तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। यहाँ पर क्या किया गया है, आशीर्वाद दिया गया है कि खुदा करे तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य ऐसे कहते हैं। ठीक है, अभी हमारा 8वां प्रकार है, वो है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात का संदेह या शंका का पता चलता है उसे संदेहवाचक वाक्य ऐसे कहते हैं। जिस वाक्य में किसी संदेह या शंका का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य ऐसे कहते हैं। पहला, शायद कल बरसात हो। फिक्स है क्या, कल बरसात होगी, कल बरसात होगी, ऐसा कहा है कि हमने नहीं, शायद कल बरसात हो। इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है क्या सच्ची में ये बात घटने वाली है, नहीं। तो ये शंका व्यक्त की जा रही है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कल बरसात शायद होगी, तुम तब तक आ चुके रहोगे। यहाँ पर भी क्या किया गया है, संदेह व्यक्त किया गया है कि तब तक शायद तुम यहाँ पर आ चुके रहोगे। यानी इन 2 उदाहरणों से हमें पता चल रहा है कि ये जो 2 एग्जाम्पल है वो ये बता रहे हैं कि इन एग्जाम्पल में किसी शंका के बारे में या संदेह के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए ये कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है वह कंप्लीट हुए हैं। कौन कौन से हैं हमने देखा है। वाक्य के भेद रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य, सरल, जिसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, वो क्या होता है, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में हमने देखा कि दो वाक्य जो होते हैं उन 2 उपवाक्यों को समुच्चय बोधकों से जोड़ा जाता है और परंतु इसलिए या इन शब्दों से जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान होता है
और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। उन दोनों को शब्दों से जोड़कर मिश्र वाक्य बनवाया जाता है। अभी अर्थ की दृष्टि से विधानार्थक वाक्य हमने देखा। विधानार्थक वाक्य के बारे में क्या देखा हमने कि जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो वो विधानार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य जिस वाक्य में किसी के बात के होने किसी बात के न होने या न करने का, विधानार्थक में होने का और निषेधार्थक में न होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेधार्थक वाक्य। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो ऐसा बोध हमें होता है वो है प्रश्नार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसमें हमने देखा कि जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य, यहाँ पर हमने देखा कि जिस वाक्य में किसी संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिसे हम इच्छार्थक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। आठवां प्रकार है हमारा संदेहार्थक वाक्य। इसमें जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य ऐसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे वाक्य के भेद जो है वह रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से हमने समझ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो ये जो वीडियो है वो कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं इन तीनों कक्षाओं के लिए है। ठीक है, ये संपूर्ण वीडियो कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं के लिए है। तो अभी सबसे पहले कक्षा 8वीं के बच्चों को मैं होमवर्क देती हूँ, उसके बाद 9वीं और 10वीं के। ठीक है, तो 8वीं के बच्चों ने क्या करना है, ये जो आपकी व्याकरण की किताब है हिंदी की व्याकरण और भाषा अध्ययन, इसमें आपका व्याकरण वाक्य रचना जो पाठ है उसमें पेज नंबर 54, 55 यहाँ पर जो है पेज नंबर 54, 55 पर क्या किया गया है उसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी डिटेल्स में हमें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, पेज नंबर 40 कक्षा 8वीं का पेज नंबर 54, 55 पर वाक्य रचना की पूरी जानकारी हमें दी गई है। और पेज नंबर 56 पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर है व्याकरण और भाषा अध्ययन कक्षा 8वीं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के नाम लिखो। सामने आपको क्या करना है, अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है वो पहचान कर लिखना है। दूसरा सवाल है हमारा रचना के आधार पर वाक्यों के नाम लिखो। यहाँ पर क्या करना है, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा नाम है वो पहचान कर आपको सामने लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर भी है 2 वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर। तीसरा है सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करो। यहाँ पर ब्रैकेट में जो सूचना दी गई है उसके अनुसार इस वाक्य का आपको परिवर्तन करना है। इसके लिए क्या करना होगा, कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं सबको ये जो है वो ठीक से समझ लेना होगा और फिर आपको वाक्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको 10 सवाल दिए गए हैं प्रश्न तीसरा में। ठीक है, प्रश्न तीसरे में सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन करो, इसमें जो है वो आपको 10 सवाल जो है वो दिए गए हैं। और चौथा सवाल कक्षा 8वीं का ही है, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। यहाँ पर सामने आपको लिखना है। ठीक है, कक्षा 8वीं को समझ में आया। पेज नंबर 56, 57 पर जो स्वाध्याय दिया गया है वो सॉल्व करना है। अभी कक्षा 9वीं के कक्षा 9वीं का ये जो व्याकरण, हिंदी व्याकरण और भाषा अध्ययन का बुक है उसमें जो है वो पेज नंबर 33 पर आपको डिटेल्स में वाक्य की रचना के बारे में समझाया गया है। ठीक है, 33, 34 पर। और कृति स्वाध्याय भी आपका दिया गया है। कृति स्वाध्याय में वाक्य रचना। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है वो सामने लिखने हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ये जो एग्जाम्पल है वो नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो। दूसरा सवाल है हमारा रचना के आधार पर वाक्यों के भेद
लिखिए। रचना के आधार पर 3 प्रकार मैंने आपको बताया, अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर 3। तो ये सामने आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है। तीसरा सवाल है, कोष्टक में दिए गए संकेतानुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। आपको इस कोष्टक में जैसे दिए गए हैं उसके अनुसार आपको क्या करना है, वाक्य परिवर्तन करना है। ठीक है। आपके पास नहीं है ये बुक तो आप नोटबुक में लिखो। ये हुआ हमारा पेज नंबर 35 के ऊपर का। अभी कक्षा 9वीं के लिए पेज नंबर 36 पर, पेज नंबर 36 कक्षा 9वीं और एग्जाम्पल्स है। ठीक है। टोटल 10 एग्जाम्पल है यहाँ पर, पहले 5 और ये यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सूचना के अनुसार ब्रैकेट में जैसे सूचना दी गई है उसके अनुसार आपको लिखना है। ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड को पेज नंबर 35 और 36 पर जो वाक्य रचना का दिया गया है स्वाध्याय वो सॉल्व करना है। नहीं है बुक तो नोटबुक में सॉल्व कीजिए। अपन ये कक्षा 10वीं की और कक्षा 10वीं में भी आपको पेज नंबर 29 पर जो है वहाँ पर क्या किया गया है, पेज नंबर 29 पर ये जो डिटेल्स है वो दिए गए हैं। ठीक है। पेज नंबर 29 और 30 पर, और पेज नंबर 30 से जो है वो आपको वाक्य के प्रकार की कृति स्वाध्याय दी गई है। ये आपको ये व्याकरण बुक में सॉल्व करनी है। नहीं है तो नोटबुक में भी आप सॉल्व कर सकते हो। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं पेज नंबर 30 पर। बचे हुए एग्जाम्पल जो है वो पेज नंबर 31 पर दिए गए हैं आपको, वो 3 और ये यहाँ से 4 से लेकर 10 तक। ठीक है। ओके। अभी जो है वो दूसरा सवाल जो है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। यहाँ पर जो है वो रचना के आधार पर जो है यहाँ पर आपको 10 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये आपको रचना के आधार पर भेद लिखने हैं। ठीक है। फिर सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। ब्रैकेट में जैसे आपको सूचना दी गई है उस सूचना के अनुसार आपको क्या करना है, वाक्य में परिवर्तन करना है। पेज नंबर 31 पर ये जो है वो 7 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं और बचे हुए एग्जाम्पल पेज नंबर 38 पर है। ठीक है। सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। पेज नंबर 38 पर हमें और एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 10th के लिए दिए गए हैं, वो देखेंगे हम। ठीक है। यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में जैसे सूचना दी गई है उस सूचना के अनुसार आपको क्या करना है, वाक्य का परिवर्तन करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है, आपको एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से एग्जाम्पल है वो दिखा दिए हैं। हो बुक, टेक्स्ट बुक, तो ये ग्रामर बुक में सॉल्व करो। नहीं है तो आप क्या करो, सीधा नोटबुक में आप ये लिख लो। ये भी है वो आपके 10 एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ पर भी आपके 10 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये 10 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा, वाक्य के भेद जो है वो समझ में आ गए होंगे। कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए मैंने पेज नंबर भी बता दिए हैं, आपको क्या सॉल्व करना है वो भी बता दिया है। ठीक है। वाक्य के भेद जो है वो आपको लिखने हैं। तो हम यहीं पर रुकते हैं। ये जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।